Hello students, welcome to the Akshay classroom. FST 12, paper number 1. Question number 1. Okay. Question number is the foci of the ellipse x square by 25 plus y square by b square is equals to 1 and the hyperbola x square by 144 minus y square by 81 is equals to 1 by 25. तो इसको 25 को हमने इधर नीचे लिख दिया. ठीक है. तो इसके जो है फोकस कॉन्साइड कर रहे हैं, देन बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी. ओके. तो भाई इसके लिए जो फोकस होगा वो होगा आपका, यहाँ पर ए हो गया 5. ठीक है. तो इसके लिए जो फोकस होगा वो हो गया ए, और इधर से मान लो ये अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बीटा स्क्वायर. तो यहाँ से हो जाएगा इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी ई हो गई, और इसके लिए अल्फा ई हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी. ओके. तो ए आपका कितना हो गया 5, उसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल्स टू इसका अंडर रूट इसेंट्रिसिटी ना. अल्फा कितना हो जाएगा 12 बाय 5, फिर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर. सिंपल क्वेश्चन है ना. तो अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, हम स्क्वायरिंग कर देते हैं. या स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल्स टू 12 बाय 25, और ये हो जाएगा 1 प्लस 81 बाय 144, तो ये हो जाएगा 5 225 बाय 144. अब ये अंडर रूट 144 कितना होगा 12 का, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 माइनस. अब यदि स्क्वायरिंग कर दे तो भी काम चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 माइनस बी स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल्स टू 225 बाय 25 इंटू 25. तो एक 25 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 9, तो बी स्क्वायर आ गया 25 माइनस 9 दैट इज 16. तो 16 इज योर आंसर. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर y is equal to x, y is equal to minus x. Okay. ए बी सी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का y is equal to x दे रखा है, और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है y is equal to minus x respectively. If the point A is 1, 2, this is 1, 2, then find the area of the triangle ABC. तो यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखे हैं तो B और C हम निकाल सकते हैं कैसे, कि इसमें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में A की इमेज लूँ तो B आ जाएगा, तो y is equal to x में इमेज क्या हो जाएगी, अल्फा कॉमा बीटा है तो बीटा कॉमा अल्फा. इसकी इमेज इसमें क्या हो जाएगी -2 -1. ठीक. तो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ 1 2 1 आना चाहिए डिटर्मिनेंट में, 2 1 1 और -2 -1 1. इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर ले, इसका मॉडुलस आपका आंसर हो जाएगा. तो डेल्टा हो गया हाफ ऑफ, इसको ओपन करेंगे तो 1 के साथ चला जाएगा 2, -2 के साथ चला जाएगा 2 + 2 4. ओके. और इसके साथ चला जाएगा -2 + 2 0. सही है. -2 और +2. तो यहाँ से निकल के आ गया ये 8. इसका मॉडुलस 6/2 दैट इज 3. डेल्टा इज 3. योर आंसर इज, एरिया आ गया, रिक्वायर्ड एरिया 3. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 में देखो, लेट f of x बी अ फंक्शन गिवन बाय द रिलेशन f of x plus y is equals to f of x plus f of y for all x y. f dash 5 exists and that is equals to 7, then the limit h approaching to 0 f of h upon में h is equals to. ओके. सबसे पहले बात तो x और y यदि मैं 0 रख दूं तो f of 0 is equal to f of 0 plus f of 0, तो f of 0 आपका आ गया 0. तो इसको आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है. तो अब इसमें मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से देखूं तो दिस इज नथिंग बट f डैश 0 आपसे पूछा गया है.
फर्स्ट प्रिंसिपल आप लगाओ तो आपसे एफ डैश जीरो पूछा गया, ठीक है। तो एफ डैश जीरो क्या होगा, और ये फंक्शनल रिलेशन आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, या फिर इस फंक्शनल रिलेशन आपको याद रखने को बोला गया है। एंड ये वाला जो है बहुत ही सिंपल वाला है, ये होगा के एक्स, क्योंकि ये आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, के इंटू एक्स प्लस वाई, और इधर के एक्स प्लस के वाई सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और हमें एफ डैश फाइव दे रखा है 7, तो एफ डैश फाइव किसके बराबर हो जाएगा, के, और 7 दे रखा है, तो के आपका 7 आ गया। तो एफ डैश एक्स जो है वो आपका आ गया के बराबर, दैट इज 7। तो एक्स जीरो पर भी क्या आएगा, 7, तो आंसर इज 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, लेट एफ ऑफ एक्स इज box 2x cube minus 5, then the number of points in 1 to 2 open where the function is discontinuous r, ओके। और ये बॉक्स दे रखा है, तो पहले तो बॉक्स की प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स 2x का क्यूब, और इंटीजर बाहर हो जाएगा बॉक्स के। अब समझना, बॉक्स डिसकंटिन्यूअस कहां कहां पर होगा, जहां पर वो बॉक्स इंटीजर बनेगा, बॉक्स के अंदर की कहानी इंटीजर बनेगी। तो x आपका 1 से 2 है, तो x क्यूब क्या हो गया, 1 से 8 के बीच में। 2x क्यूब क्या हो जाएगा, 2 से लेके 16 तक। तो 2x क्यूब आपका इंटीजर क्या क्या होगा, 3 4, ऐसे ही कहां तक जाएगा, ये 15 तक। तो 3 से लेके 15 तक कितने पॉइंट्स है, ये 1 से लेके 15 तक 15, उसमें से 1 और 2 हटा दो आप, तो कितने बचे, 13। दिस आर 13 पॉइंट्स, तो 13 पॉइंट्स पे आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ना क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके बराबर है, तो हमें a प्लस बी निकालना है, ओके। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लस एक्स पावर 8 करो आप, तो ये बन जाएगा 2x पावर 8 प्लस एक्स पावर 16, प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय दिस, ओके। नाउ ये बन गया आपका क्या, 1 प्लस एक्स पावर 8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स पावर 8 को लिखेंगे पावर 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, ओके। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए, तो 1 प्लस एक्स पावर 8 माइनस एक्स पावर 4, दूसरा बन जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8। तो ये आपका कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा x प्लस एक्स पावर 9/9 माइनस एक्स पावर 5/5 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अब इसको इससे हम यदि कंपेयर करें तो a आपका हो गया 9 एंड b आपका हो गया, यहां पर माइनस प्लस लिखना पड़ेगा -5, तो b आपका हो गया -5। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, सिंपल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में लिखा हुआ है -1 to 1 x माइनस 2x का बॉक्स को इंटीग्रेट करना है आपको, देन दिस इज इक्वल्स टू, ओके। तो सबसे पहले तो इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक अलग अलग करते हैं, x dx, और इसका इंटीग्रेशन अलग से, किसका, 2x के बॉक्स का, क्योंकि x यदि -1 से 1 है तो 2x हो जाएगा -2 से 2, तो इसको दिक्कत कहां होगी, जहां पर इंटीजर होगा। तो ये इंटीग्रेशन तो हो गया x² 2 -1 से 1, और जो कि आपका निकल के आएगा 0। इसको देखो, इसको हमने ब्रेक किया कहां पर, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, एक तो -1 से 2x -2 कहां पर होगा, -1 पर, फिर उसके बाद -1 कहां पर होगा, -12 पर, तो -12 पर, फिर -12 के बाद ब्रेक करना पड़ेगा इसको 0 पर, देन 0 के बाद ब्रेक करना पड़ेगा इसको हाफ पर, और फिर हाफ के बाद इसको ब्रेक करना पड़ेगा 1, मतलब 1 पर जाएगा फिर, ठीक है। तो -1 से -12 में 2x क्या होगा, -2 से -1, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बॉक्स की, -2 dx, -12 से 0 में क्या होगा, -1 dx, और 0 से हाफ में क्या होगा, 0 से 1, तो उसका बॉक्स 0 dx, हाफ से 1 में 2x क्या होगा, 1 से 2, तो उसका बॉक्स 1 dx। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका जो इंटीग्रेट, ये वैल्यू आ गई 0 माइनस, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 के साथ, ये बाहर तो माइनस है, -2 के साथ -12 + 1, तो हाफ, भाई इंटीग्रेशन आता है ना, हाफ, ठीक है। देन नेक्स्ट -1 के साथ -12, तो वो हो जाएगा +12, उसके बाद ये हो गया 0, और वो हो जाएगा x, तो 1 - ½ दैट इज
हाफ। ओके, तो ये वैल्यू आ गई, जीरो तो हट गया, माइनस टाइम्स ये कितना हो गया आपका, -1 + 1, तो ये आ गया 0। ओके, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं, एक बार चेक कर लेंगे हम जरूर। वन मिनट, यहाँ पर -2 के साथ -½ +1 तो +½ हो गया, ये तो ठीक है। यहाँ पर ये -1 था, -1 0 -½ तो +½ वो -½ होगा, ये -½ होगा आपका, और ये हो गया हाफ, तो ये हो गया माइनस कैंसिल होके बचेगा -1 -½ +½ तो ये कैंसिल होके ये आ गया 1, तो ये आंसर शुड बी 1। ओके, एंड यस इट इज 1। ओके, now next question is question number 7. The interior angles of a convex polygon form an AP with a common difference of 4 degree. Determine the number of sides of the polygon if its largest interior angle is 172 degree. Okay, तो लार्जेस्ट आपको दे रखा है 172 डिग्री। मान लो फर्स्ट एंगल जो है वो ए है, कॉमन डिफरेंस आपको 4 डिग्री दे रखा है, मान लो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है n, तो AP का लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी, वेयर d इज कॉमन डिफरेंस दैट इज 4 डिग्री। ओके, तो यहां पर हमें जो निकालना है वो n निकालना है, क्या निकालना है, n। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, n/2 2a + n-1 इंटू डी दैट इज कॉमन डिफरेंस, और ये होगा n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर। ठीक, अब हमें तो n चाहिए, तो ये जो a है उसको यहाँ उठा के रख दो आप, तो सबसे पहले तो ये 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे 2, तो ये जो a की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो n टाइम्स 172 डिग्री माइनस n-1 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू n-2 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर ये कैंसिल होके n 172 डिग्री, यहाँ पर -4 + 2 तो -2 बचेगा, तो ये हो जाएगा -2n + 2। सही है, हाँ, और इधर हो जाएगा 180n - 360, तो ये हो जाएगा 174n - 2n² 180n - 360 डिग्री, तो ये हो गया 2n², ये उधर जाएगा तो कितना बचा, 6n और -360। ओके, इसको 2 से डिवाइड किया तो 3n - 180 डिग्री। ओके, 180 के फैक्टर्स हमारे पास है 954। ओके, तो 954 है, तो इसके यदि हम फैक्टर बनाए तो 3 का चाहिए है ना, तो 15 और 12, तो 15n - 12n - 180, तो एक तो फैक्टर हो जाएगा n + 15 और एक हो जाएगा n - 12, तो n की वैल्यू आ रही है 12 और -15, -15 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो n आपका आ गया 12। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में बोला गया है इफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस दिस। ओके, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर कितना दे रखा है, a²। सिमिलरली x2 - x3 ऐसे b² दे रखा है, देन c²। ओके, और आपसे पूछा गया है k टाइम्स ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का स्क्वायर, ये दे रखा है a + b + c, a + b - c। ओके, एंड देन b + c -a और फिर a + c - b, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब इसको ध्यान से देखो, तो मैं एक ट्रेंगल लूँ, ठीक है, जिसमें वर्टेक्स ले लिए ए बी सी, और ए में ले लूँ x1 y1, बी ले लिया x2 y2, सी ले लिया x3 y3। तो ये जो लिखा हुआ है ए बी की डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो उसका स्क्वायर ये लिखा है, मतलब ये जो ए स्क्वायर है ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी कितना हो गया आपका ए। सिमिलरली बी सी आपका बी, और ए सी क्या हो गया सी। बोलो, तो ये आपको दे रखी है साइड्स, ट्रेंगल की साइड्स ए बी सी, और इसको आप ध्यान से देखो तो ये दिस इज नथिंग बट डेल्टा, सॉरी इसको हम एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा तो नहीं है, एरिया का स्क्वायर दे रखा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है डिटर्मिनेंट में। तो हम इसका यदि एरिया लिखे तो एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और ये किसके बराबर होता है रोज फॉर्मूला से, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो 2 कितने यूज हुए 4, तो 2 पावर 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। पहली बात तो ये हो गई। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये पूरी कहानी 2s क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, समझना a प्लस बी प्लस सी, 2s माइनस 2a क्या हो जाएगा, 2s हो गया a प्लस बी प्लस सी, उसमें से माइनस 2a करो तो वो हो जाएगा b प्लस सी माइनस a, इधर क्या हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी, इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी, इधर माइनस बी और इधर माइनस सी, हाँ, डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 दैट इज 16। और ये तो चल ही रहा था। अब मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं, अभी नहीं, अभी इसके बाद कर देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 4, इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट आपका गायब हो गया, ये 16 बचा। 16 को इधर ले आओ तो 16 बाय 4 दैट इज 4। क्या यही आपसे k पूछा गया है क्या, कंपेयर करो, सो k इज इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 में आपसे बोला गया है इफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 अंडर रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 आर एन पाई प्लस पाई बाय आर और एन पाई प्लस पाई बाय एस, देन आर माइनस 8 एस मॉड इज इक्वल टू, ओके। तो इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, और कॉस थीटा एक कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा साइन बाय कॉस का स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखूं मैं टेन थीटा को 1 मिनट के लिए टी समझू मैं, तो 3t स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। इसको फैक्टर आप निकाल सकते हो या फिर ऐसे देख लें हम कि 3 रूट 3t, एक रूट 3t ऐड किया और एक सबट्रैक्ट किया, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा रूट 3, तो एक तो फैक्टर हो गया t प्लस रूट 3 और दूसरा हो जाएगा 3t, है ना। देखते हैं, यहां से मैंने 3 कॉमन लिया तो 3 आ जाएगा, 3t कॉमन लिया तो 3t, इधर बचेगा t और इधर बचेगा रूट 3, ओके। यहां से मैंने रूट 3 कॉमन लिया, हाँ, तो यहां बचेगा t प्लस रूट 3, तो एक फैक्टर आ गया आपका t प्लस रूट 3 और दूसरा रूट 3 कॉमन लेके बचेगा रूट 3t माइनस 1। तो इसके यदि मैं रूट्स देखूं तो t इज इक्वल टू, t बोले तो क्या था टेन थीटा, एक तो आ गया 1 बाय रूट 3 और एक आ गया माइनस रूट 3, तो थीटा जनरल सॉल्यूशन से n पाई प्लस 1 बाय रूट 3 क्या होगा 60 डिग्री पे, और यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ गया n पाई माइनस रूट 3 क्या होगा माइनस 60 पे, दैट इज माइनस पाई बाय 3। अब इसने क्या बोला है कि इस टर्म में r हो गया आपका, इसमें से दो में से एक कोई भी, r 6 हो गया, और s जो होगा उसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो s हो गया आपका -3। तो हमसे क्या पूछा है मॉड r माइनस एस, तो उसका डिफरेंस कितना आ गया 9, ओके। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ओके।
इन 0 to 4 पाई। ओके, इंटरवल दे रखा है 0 to 4 पाई टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक पावर 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक पावर 6x। ठीक, अब ध्यान रखना क्वेश्चन में 10 और सेक दे रखा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है। ओके, इस इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है हमें, है ना। तो यहां से एक तो क्या हो सकता है कि सेक स्क्वायर एक्स एक तो कॉमन आके एक तो 0 हो जाए, या फिर सेक स्क्वायर सेक पावर 4x आपका 1 हो जाए। अरे यही दो चीज हो सकती है ना। ओके, तो सेक स्क्वायर एक्स यदि 0 है तो कहां पर होगा? सेक एक्स यदि आपका 0 है तो जो कि पॉसिबल नहीं है कभी भी। अब सिर्फ बचता है सेक पावर 4x इज इक्वल टू 1। वो कब होगा? जब x आपका n पाई होगा, क्योंकि प्लस माइनस 1। तो n पाई कौन कौन से आ गए आपके? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स यदि है तो 1 या 1 से ज्यादा ही होगा, 0 कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपके आंसर आ गए ये। तो कितने हो गए नंबर ऑफ वैल्यूज? 5। ओके, और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। A line segment has length 63 and DRs are this. If the line makes an obtuse angle with the x-axis, the components of the line vector are, okay, उसके DR दे रखे हैं, component of the line vector are, okay, उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो दे रखी है 63, उसके DR है 3 माइनस 2 6। ठीक, उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो आपको 63 दे रखी है, और जो डी आर है इसके वो दे रखे हैं। मतलब डी आर मतलब इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर, वो हो गया 3i केप माइनस 2j केप प्लस 6k केप। इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर आ गया, मतलब एक गिवन है, और ये ऑप्टिक एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है तो सबसे पहले ओके, सबसे पहले तो ये लाइन, ये यदि वेक्टर पूरा हमें निकालना है तो इसका यूनिट वेक्टर ले लिया। इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i केप माइनस 2j केप प्लस 6k केप डिवाइडेड बाय 36 और 9 और 13 49, तो उसका आ गया मैग्नीट्यूड 7। तो हमने यूनिट वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर दैट इज डी के। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर इधर की डायरेक्शन भी हो सकती है, इधर की भी, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब हमें किस मैग्नीट्यूड का चाहिए? 63 का, तो 63 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या यहां तक समझ में आया? मैंने क्या किया, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लिया ये, और हमें कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए? 63 का, तो 63 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है या फिर ये है, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया प्लस माइनस 9 3i के माइनस 2j के प्लस 6k के। अब प्लस माइनस साइन में से कौन सा ले हम? उसके लिए हमें यह दे रखा है कि एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी? आई केप। यदि आई केप और इस वेक्टर में यदि मैं एंगल देखूं तो ऑब्ट्यूस एंगल आना चाहिए, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी निगेटिव। तो आई केप के साथ यदि मैं डॉट करूं तो प्लस साइन लूं तो पॉजिटिव आएगा, तो एक्यूट एंगल आ गया, निगेटिव साइन लेना जरूरी है। तो आपका वेक्टर आ गया 27i केप 18j केप 54k केप। ओके, so your answer is minus 27, 18 and minus 54, that is option 2. Okay, now question number 12. Question number 12 देखेंगे। Vector A in the plane of B and C is such that it is equally inclined to B vector and D vector, where D is ijk plus 2kk, then the value of A cap is, okay, तो देखो कोई भी वेक्टर किसी दो वेक्टर के प्लेन में है, यदि मतलब तीन वेक्टर को प्लेनर है, तो एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। समझते हो ये चीज? ओके, तो वेक्टर ए कैप जो दे रखा है इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, तो उसको हम लिख सकते हैं लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। पहली बात तो ये हो गई। कैसे? क्योंकि बी और सी के प्लेन में आ रहा है।
तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरी बात दे रखी है, और इट इज इक्वली इंक्लाइन टू बी एंड डी। तो आपको यहां पर गिवन है बी वेक्टर है 2,1,0, सी वेक्टर है 1,-1,1 और डी वेक्टर है 0,1,2। ओके, सो वैल्यू ऑफ ए कैप इज ओके, ठीक है। अब ए जो वेक्टर है वो बी और डी के इक्वली इंक्लाइंड है। यदि इक्वली इंक्लाइंड है तो इसके साथ जो एंगल बनेगा इसका, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू इसके जो एंगल डी के साथ बनेगा, ठीक। तो ये मॉड है तो कैंसिल हो गया। बी का मॉड जो होगा वो कितना है, √5, इसका डी का ही मॉड √5, तो ये कैंसिल हो गया। अब ए डॉट बी, इसका बी के साथ डॉट कर दो तो क्या आ जाएगा, तो ए वेक्टर हमें लिखना पड़ेगा, ए कैप हो जाएगा आपका 2 लैम्डा, है ना, और प्लस चलो एक काम करो, यहां लिख दो आप तो सीधा, तो ये बी के साथ डॉट हो रहा है इसका, तो ये हो जाएगा लैम्डा मॉड बी स्क्वायर प्लस म्यू सी डॉट बी। पहली बात तो ये हो गई, और इधर हो जाएगा इसका डी के साथ डॉट है, तो लैम्डा बी डॉट डी प्लस म्यू सी डॉट डी, ठीक है। इसका बी के साथ डॉट तो ये हो गया, इसका सी के साथ डॉट, ए का डी के साथ डॉट, तो डी के साथ डॉट किया तो बी डॉट डी और सी डॉट डी, ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी का मॉडुलस कितना है, √5, तो उसका स्क्वायर 5 प्लस म्यू सी डॉट बी, तो 2 - 1 1 और इधर 0, तो 1 आ गया। इधर से लैम्डा बी डॉट डी 0 1 0 1 प्लस म्यू सी डॉट डी 0 - 1 1, यहां से म्यू कैंसिल हो गया तो 4 लैम्डा आपका 0 आ गया, दैट मीन्स लैम्डा इज 0। लैम्डा यदि 0 आ गया तो आपका ए कैप सीधा आ गया म्यू सी वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए उस डायरेक्शन में। हमसे जो पूछा गया था ए कैप जो है हमारा वो क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, तो ए कैप हो जाएगा म्यू सी वेक्टर आपका जो है वो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो हम म्यू इस हिसाब से लेंगे कि ये यूनिट वेक्टर बन जाए, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय इसका यूनिट वेक्टर क्या है, √3 प्लस माइनस √3। तो ये यूनिट वेक्टर आपका पॉसिबल है एंड दैट इज ऑप्शन 2। कोई दिक्कत? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, planes are drawn parallel to the coordinate planes through the points this, then the lengths of the parallelepipes so formed are, okay, planes are drawn parallel to the coordinate planes through the points 1, 2, 3 and 3, -4, -5, ठीक है। सुनिएगा, डॉटेड पोर्शन मतलब अंदर है, वो आपको ऊपर जो हार्ड लाइन दिख रही है वो ऊपर है, बाकी अंदर है पोर्शन, ठीक है। ओके, तो हमने पॉइंट लिया, क्या क्या आपके पास है 1, 2, 3। यहां से आप प्लेन ड्रॉ कर रहे हो, मतलब 3 प्लेन, x = 1, y = 2 एंड z = 3, 3 प्लेन है आपके पास। तो ये हमने प्लेन ले लिया x = 1, समझना, ध्यान से समझिएगा, x = 1, ये कौन सा प्लेन होगा, ये जो बॉटम वाला है, समझ में आ रहा है। और एक पॉइंट जो दूसरा लेंगे वो क्या लिया है आपके पास, उसने बोला है 2, 3, -4, -5, तो इसके अपोजिट 3, -4, -5,
यहां से 3 प्लेन ड्रॉ किया आपने, कौन कौन से होंगे? x इज इक्वल टू 3, मतलब ये ऊपर वाला प्लेन, समझ में आ रहा है? x एक्सिस हमने s इस डायरेक्शन में ली इधर, तो ये जो प्लेन होगा, यदि बॉक्स को आप देखो तो कुछ ऐसा है, ऐसे समझो, समझना पैरेलल पाइप कैसे बनेगा कि ये पॉइंट है 1, 2, 3, तो यहां से ये x इज इक्वल टू 1 प्लेन हो गया, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3, ये प्लेन हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट से x इज इक्वल टू 3 प्लेन, ये वाला, और फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 3 हो गया, फिर y इज इक्वल टू -4, ये वाला प्लेन हो गया, समझ में आ रहा है इधर, और फिर z इज इक्वल टू -5, तो ये वाला प्लेन हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये वाला प्लेन क्या था, x इज इक्वल टू 1, ये प्लेन हो गया x इज इक्वल टू 3, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 2। ऐसे ही y के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये प्लेन क्या था, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -4, डिस्टेंस कितनी हो गई? 6। ये z था, ये z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू -5, डिस्टेंस कितनी हो गई? 8। तो यही आपके पैरेलल पाइप के डायमेंशंस आ गए। ठीक है, तो 3 - 1 2 हो गया x में, 2 - 4 6, 3 - 5 8, तो ये 2 6 8 आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, लेट f ऑफ x दे रखा है आपको, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय a प्लस कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय a, then the set of values of a for which f of x can attain its maximum value. ओके, a की वैल्यूज बताना है जिसके लिए मैक्सिमम हो सके, तो इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, ठीक है, तो इस √2 को लिखा cos π/4, इसको लिखा sin π/4, तो f ऑफ x आपका आ जाएगा ये √2 जो है उसके साथ √2 sin फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय a प्लस π/4। ठीक है, तो इसकी हमें ये मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है? जब ये 1 हो जाए, और ये 1 कब होगा? पहली बार तो जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय a कितना हो जाए? π/4। यदि इन जनरल हम देखें तो ये होना चाहिए 2π प्लस π/4, ये भी हो सकता है, या यहाँ पर 2k पाई। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया a π/4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में, तो ये हो गया 4/π से लेके, सॉरी 0 से लेके 4/π। ठीक है, अब इसमें देखो, ऑप्शंस में देखो आप, तो 0 से 4/π for which f of the set of values of a for which f of x can attain its maximum value is, okay, है ना? ठीक है, ओके, a डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो a आपका 0 भी पॉसिबल नहीं है, तो 0 को हमें हटाना, फ्रैक्शनल पार्ट तो आपका 0 से 1 है, बट a आपका 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो आपको इक्वलिटी हटानी पड़ेगी, तो a आपका आ गया 0 से 4/π। ठीक है, अब ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला आपका सही हो गया, बाकी में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट इज 17 देखो, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखो, मतलब sin 2x से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1/sin 2x, और इधर हो जाएगा √10x। ठीक है, sin 2x से डिवाइड करके रीअरेंज करके लिखा है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका IF हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर -1 में sin 2x का इंटीग्रेशन, 1/sin 2x क्या होगा? cosec 2x, cosec 2x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 ln cosec 2x माइनस cot 2x। ठीक,
तो ये माइनस हाफ अंदर जाएगा तो आपका आई एफ आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 में अंडर रूट कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x। ये माइनस हाफ पावर जाएगा ना तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आपका आई एफ आ गया। आई एफ को थोड़ा हम कैलकुलेट करके लिखे तो कॉसेक कॉट को कॉस साइन में कन्वर्ट कर दिया तो 1 माइनस कॉस 2x और नीचे आ जाएगा साइन 2x। 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं हम 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर x, ये 2 साइन x कॉस x। तो ये आपका पूरा निकल के आ गया क्या 1 बाय 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स बचेगा, एक साइन कैंसिल हो गया तो बचेगा सिर्फ ये 10x। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सीधा आ गया y इंटू आई एफ दैट इज दिस 1 बाय अंडर रूट 10x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो आ गया, क्या बचेगा 1, तो उसका इंटीग्रेशन x प्लस सी। so this is your linear differential equation. Okay, next question is 18 integration of this e power minus x 1 minus tan x sec x dx. ओके, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, e पावर माइनस एक्स, ये sec x और माइनस टेन एक्स sec x। यहां पर हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव लगाएंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिख लेता हूं यहां पे कि e पावर h इसका डिफरेंशिएशन इंटू एफ प्लस एफ का डिफरेंशिएशन, ये आपको किसकी वैल्यू देता है, e पावर h इंटू एफ प्लस सी। समझ में आया, जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन इंटू एफ प्लस एफ का डिफरेंशिएशन। कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो तो यही बनेगा क्या, देखो। ठीक है, तो यहां पे हम ये देखें तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, -1, तो इस पूरे से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच जाएगा माइनस सेक एक्स और ये लिखा हुआ है सेक एक्स टेन एक्स। तो अब इसको ध्यान से देखो तो इसका डिफरेंशिएशन, ये माइनस हमने बाहर ले लिया था है ना, माइनस एक्स का डिफरेंस, ये एच है तो इसका डिफरेंशिएशन एच डैश लिखा हुआ है, इसको यदि एफ लू तो ये आपका एफ डैश लिखा हुआ है प्लस साइन के साथ। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू एफ दैट इज सेक एक्स और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी। ठीक, आगे बढ़े हम 19 पर पहुंचे तो 19 बोला गया कि एफ ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू एक्स प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू विद इन द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to f of x and the x axis is okay, तो f of x है maximum of x plus 1 and under root 1 minus x, x less than or equal to 1 के लिए। ठीक है, तो ग्राफ यदि हम इसका देखें तो x plus 1 माइनस 1 पर 0, ये आपका हो गया x plus 1 का, x plus 1। इसका यदि हम ग्राफ बनाने जाए तो ये हो जाएगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग करें तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस, ये एक पैराबोला है। ठीक है, पर x हमें 1 या 1 से छोटे ही लेना है और y कैन नॉट बी नेगेटिव, तो जो पैराबोला बनेगा आपका कुछ ऐसा बनेगा 1,0 पर, इसका वर्टेक्स है, तो हमें सिर्फ कौन सा लेना है, y पॉजिटिव वाला, ये बनेगा x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। तो जो एरिया बाउंडेड है ये वाला आप ग्राफ हटा सकते हो, इतना पार्ट। ठीक है, x एक्सिस के साथ कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये वाला। अच्छा, ये क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स और ये क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमें जो एरिया बाउंड करना है वो जो एरिया बाउंडेड आ रहा है कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो ये 0 हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, -1, -1 पे 0 है, तो एरिया आ गया और ये पॉइंट क्या हो गया 0,1। तो इस ट्रायंगल का एरिया तो हो गया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट दैट इज हाफ, और इसका एरिया हम निकाल सकते हैं 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया हाफ प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और माइनस साइन माइनस एक्स का जो कॉफिशिएंट -1 है ना, माइनस बाहर आ गया, लिमिट है 0 से 1, तो 1 पर तो 0 पर जो वैल्यू आएगी वो ऐड हो जाए, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 अपॉन में 1/3/2, तो ये हो गया 6 और 3 4 7/6 square units is your answer. Is it clear? Okay, so now to question number 20. Okay, तो इसमें हमें 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ पर लिखा था बॉक्स x माइनस एक्स, वहां से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस बॉक्स एक्स आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x,
ठीक है, यहाँ पर x बॉक्स माइनस बॉक्स x माइनस एक्स लिखा था, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस बॉक्स x आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो माइनस बाहर आ गया। ठीक है, तो 1 पर हमें चेक करनी है, तो पहले RSD चेक करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस पे हम देखें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फंक्शनल वैल्यू 0 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, तो यहां आप देखो तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस है, 1 प्लस है तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू, तो ये खुलेगा प्लस साइन के साथ। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 प्लस है, मतलब x 1 से 2 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या खुलेगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो चल ही रहा है, तो x माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 पर ये लिमिटिंग वैल्यू कहां जा रही है, 0 पर। आर अब LHD निकालेंगे, तो LHD पर x अप्रोचिंग टू 1 में 1 माइनस फंक्शनल वैल्यू 0 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, अब 1 माइनस पर क्या होगा वो आप समझो, 1 माइनस पर ये नेगेटिव हुआ तो माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस माइनस प्लस x 1 माइनस, तो x 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या खुलता है, x ही खुलेगा, तो x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब 1 ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 1, तो RSD एंड LSD आर नॉट इक्वल, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 में देखें हम, तो डोमेन ऑफ f ऑफ x साइन इनवर्स x प्लस बॉक्स x, इसकी डोमेन निकालना, तो ये क्या होगा, -1 से 1 होगा, कोई दिक्कत, डोमेन है ना। तो यहां पर x को हमने रख दिया i प्लस एफ, x को i प्लस एफ रखा तो -1 से i प्लस एफ। ठीक है, और x का बॉक्स i प्लस एफ का बॉक्स। ठीक, तो ये हो गया, यहां से क्या निकलेगा i, तो ये हो गया 2i प्लस एफ। अच्छा, जो f होगा वो आपका 0 से 1 होगा, f जो होगा 0 क्लोज से 1 ओपन होगा। ठीक है, तो f आपका यदि 0 से 1 हो गया तो 2i जो हो गया आपका वो हो गया -1 माइनस एफ, और ये हो गया 1 माइनस एफ। ठीक है, तो f आपका 0 से 1 है, तो 2i जो है आपका क्या क्या हो रहा है, यदि मैं f देखूं 0 से 1 है तो ये जाएगा 2i -2 से लेके कहां तक, 1 0, ये 1 तक जाएगा, तो 2i, तो i आपका आ गया -1 से लेके हाफ तक, तो i सिर्फ पॉसिबल क्या है, 0। अरे समझ में आ रहा है, तो -1 से हाफ तक। अच्छा, -1 होगा क्या, -1 नहीं होगा, क्योंकि -2 कब आया, जब f -1 लिया हमने, तो 1 पर तो इक्वलिटी नहीं है। ये हो सकता है क्योंकि f पर 0 क्लोज आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है। समझ में आ रहा है, तो i आपका 0 हो गया, यदि i आपका 0 हो गया, i एक्सेप्टेबल हो गया, i 0 हो गया, f 0 से 1 है, तो x आपका आ गया 0 रख दिया, तो ये हो गया 0 क्लोज से 1 ओपन। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 में देखें हम, g डैश पॉजिटिव दे रखा है, f डैश नेगेटिव, g मतलब g क्या होगा, इंक्रीज करेगा, f डिक्रीज करेगा, तो हमें ये सब बताना है। तो देखो x प्लस 1 और x माइनस 1 में यदि कंपेरिजन करें तो कौन बड़ा होगा, ये x प्लस 1 बड़ा होगा। ठीक है, अब पहले ऑप्शन में देखो उसने क्या बोला, g ऑफ f, तो f यदि मैं लू, यदि f मैंने लिया, f क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और फिर हमें g लेना है, g इंक्रीजिंग है, तो g लेने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनइक्वलिटी सेम रहेगी, मतलब फर्क नहीं पड़ने का मतलब इनइक्वलिटी सेम रहेगी। तो पहला ऑप्शन गलत आ गया, पहला ऑप्शन गलत आ गया, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड में भी तो यही पूछा है आपसे। ठीक है, ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट है, तो यही करेंगे हम, बाकी फिर 2 और 4 को भी आप चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 में है, द चांसेस ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज इन 3 boxes A, B, C are 1 by 5, 1 by 9, 1 by 7 respectively. One box is selected at random and a screw drawn from it at random found to be defective, then the probability that it came from a box A. Okay, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो डिफेक्टिव पीस आने की प्रोबेबिलिटी कि बॉक्स ए से भी आ सकता है और बॉक्स रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले बॉक्स ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर उसमें डिफेक्टिव पीस आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, ये गिवन है।
बी बॉक्स को लेने की प्रोबेबिलिटी फिर उससे डिफेक्टिव आए, सी बॉक्स को लेने की प्रोबेबिलिटी फिर उससे डिफेक्टिव आए। तो ये तो आ गया कि डिफेक्टिव स्क्रू आने की प्रोबेबिलिटी। आपसे क्वेश्चन यही नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा कि डिफेक्टिव आ गया, अब ये बताओ कि वो बॉक्स ए से आया है। तो बेस थ्योरम में ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये ए से आ रहा था, ये बी से और ये सी से, तो ये वाला पोर्शन ऊपर कर दो। बात समझ में आ गई? सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहे तो 1/3 तो आपका कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1/5, इधर 1/5 प्लस 1/9 प्लस 1/7, तो 1/5 इसको एलसीएम लूं मैं तो 5 इंटू 9 इंटू 7। ओके, इसमें जो है इस जो भी आंसर आ रहा है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखें हम। इन द Argand plane all the complex numbers satisfying mod z minus 4 iota mod z plus 4 iota is equals to 10 lies on। तो इसको आप देखो तो ये आपका एक इलिप्स रिप्रेजेंट कर सकता है जिसके फोकाई 0,4 0,-4 हो जाए, पर उसमें कंडीशन प्रोवाइड है कि फोकल के बीच की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो आपका इस वैल्यू की, इसको k के इक्वल ले तो k से कम होनी चाहिए, जो कि है, क्योंकि याद आ रहा हो आपको z माइनस जेड वन प्लस z माइनस जेड टू इज इक्वल टू कोई k है। ठीक है, तो ये आपका फोकाई, ये इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा, यदि हाँ कब रिप्रेजेंट करेगा, जब z1 z2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो इससे कम हो तब। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी आ गई है 8, अरे ये फोकाई है तो 8 हो गया, और जो कि 10 से कम है, तो उसके लिए फोकस हो जाएंगे z1 z2 दैट इज 0,4 एंड 0,-4। तो ये इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 में देखो द टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज, ओके, तो ए से बी में देखना है हमें, समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, ए से बी में शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, सही है कुछ, 4 3 4 3 4, ओके। द टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, ओके, ए से बी चलने के लिए इसको हमने बोल दिया पॉइंट एक्स। ठीक है, समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बोल दिया वाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए से एक्स चलेगा, फिर क्या होगा, देन एक्स टू वाई चलेगा, एंड देन वाई टू बी चलेगा। तो 1 बाय 1 स्टेप हम देखते चलते हैं, क्योंकि इस ग्रिड में उसको एंटर करने के लिए एक्स तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, सिमिलरली इस ग्रिड में जाने के लिए उसको वाई क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी आगे पहुंच पाएगा वो। ठीक है, तो एक्स, ए से एक्स, अब हॉरिजॉन्टल पाथ देखो तो 2 है, वर्टिकल भी 2 है, तो टोटल 4 पाथ है, तो 4 में से 2 हॉरिजॉन्टल पाथ कोई भी ले ले, या फिर 2 वर्टिकल ले ले, एक ही बात है, इनटू साथ ही हमें ए से बी जाना, तो एक से एक्स चल दिया, फिर साथ ही साथ एक से वाई भी जाना है, उसका भी ध्यान रखना। तो एक से, मान लो ये मैं ग्रिड कंप्लीट कर दूं 1 मिनट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ पाथ कितने हो गए, 4 तो हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, टोटल कितने पाथ हो गए 6, टोटल कितने हो गए 6। तो उन 6 में से 2 वर्टिकल पाथ कोई से भी ले ले, बट इसमें प्रॉब्लम क्या कहां है, प्रॉब्लम वहां पर है जहां पर ये वाला पाथ यूज करेगा। तो ये वाला पाथ यदि यूज करे, मान लो वो यहां तक पहुंच गया और उसके बाद ये आगे जाए वो, है ना, बट ये अवेलेबल नहीं है, तो उसमें से टोटल में से एक वाला ये केस आपने माइनस कर दिया, क्योंकि यहां गया तो फिर वर्टिकल भी यही लेगा, तो एक ही केस बनेगा आपका, तो एक केस आपने माइनस कर दिया। ठीक है, अब उसको y से b जाना है, y से b, मान लो ये ग्रिड आपका कंप्लीट होता है, समझना, ये ग्रिड भी आपका कंप्लीट होता है, तो टोटल कितने पाथ है, 4 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ पाथ्स है
3 वर्टिकल कोई भी ले लेता तो बाकी 4 हॉरिजॉन्टल चलता। तो टोटल नंबर ऑफ y से b जाने के रास्ते हैं 7c3। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब वो इस ग्रिड से पास करेगा तो वो वाले केस हमें माइनस करने पड़ेगा। तो टोटल वर्टिकल पाथ कितने चल रहा है, वो कितने चल रहा है, 3। कितने चल रहा है, 3। ठीक है, तो मान लो यहां से यहां तक वो कैसे भी पहुंच गया, मतलब इस ग्रिड में यदि वो एंटर किया, इस ग्रिड में एंटर किया, कितने कितने की ग्रिड है ये, 4x4, 4 की। ठीक है, तो 3 हॉरिजॉन्टल पाथ चलना उसको, हमने कितने हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल, कितने वर्टिकल पाथ चढ़ाए उसको, 3, 7 में से 3, बाकी क्या चलेगा, वो हॉरिजॉन्टल। इसमें से हम वो वाले केस माइनस कर दे जब वो इस ग्रिड में एंट्री कर जाएगा। तो सबसे पहले तो एक वर्टिकल तो उसको चलना ही पड़ेगा, मतलब जो इस ग्रिड के अलावा, जैसे यहां भी पहुंचा तो फिर यहां चलना पड़ेगा, यहां भी पहुंचा तो ऊपर चलना पड़ेगा, यहां भी पहुंच गया तो एक वर्टिकल ऊपर चलना पड़ेगा। तो एक तो वो चढ़ा दिया। अब बाकी 2 जो है वर्टिकल पाथ वो इस ग्रिड से चढ़े, तो कितने टोटल, 4। तो 4 में से 2 उसको वर्टिकल उसमें चढ़ा दिया, मान लो इसमें एंट्री कर गया, उसके बाद बात समझ में आ गई। तो वो वाले केस हमें नहीं चाहिए थे। तो ये हो गया 6, ये हो गया 15 माइनस 4 14, और ये हो गया 35 माइनस 18। तो 6 इंटू 14 इंटू 17, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 14 या इंटू 6 कर दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 से, तो 804201, तो ये हो गया 1428। 1428 इज योर आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 में आपसे बोला गया है द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 210। ओके, ये समझ में आ गया। इसमें से वो वाले केस माइनस करते गए जो जिसमें वो जो ग्रिड आपको गिवन नहीं है वहां से एंट्री करे, वो वाला, मतलब एक टाइप से हमने बाइजेक्शन लगाया यहाँ पे। ठीक है, ओके 26 में देखो आप, 26 में बोला गया है द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 210, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू x पावर 20। अब देखो इसमें मैक्सिमम पावर जो मिलेगी x की, वो क्या मिलेगी कि x आपस में मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो x आपस में मल्टीप्लाई करते थे x की पावर 1 प्लस 2 ऐसे कहां तक जाएगा, 20 तक। तो इसका सम आ गया n प्लस 1 बाय 2, तो ये हो गया x पावर 210। तो यही पूछा गया है, तो x आपस में मल्टीप्लाई होंगे जब आपको x की पावर मैक्सिमम मिल जाएगी, और उसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 1, क्योंकि x की पावर का सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, वही आपका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 में है सम ऑफ द सीरीज 1 क्यू बाय 1 प्लस 1 क्यू प्लस 2 क्यू बाय 1 प्लस 3, इधर है 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज निकालना है अप टू 16 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो जनरल टर्म है हम वो देख लेते हैं। यहां पर जनरल टर्म जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर में जो सम आ रहा है 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसा कब तक चल रहा है, आर क्यूब तक, जैसे मुझे एन क्यूब तक, जैसे मुझे सेकेंड टर्म चाहिए तो एन की जगह 2, मतलब 1 प्लस 2 क्यूब तक जाएंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है 1, 3 प्लस 1 4 दैट इज 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 9 दैट इज 3 का स्क्वायर, आगे आ जाएगा 9 प्लस 7 16 4 का स्क्वायर। तो ये जो चल रहा है वो आपका सिंपली एन स्क्वायर चल रहा है डिनोमिनेटर में, ऐसे देख लो, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि जो एपी बनेगी डिनोमिनेटर में उसका सम। ठीक, तो ये आपका जनरल टर्म आ गया। तो टी एन जनरल टर्म समेशन ऑफ आर क्यूब क्या हो जाएगा, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब इसमें आप समेशन लगा दो, समेशन ऑफ टी एन, एन 1 से लेके कहाँ तक 16 तक, समेशन ऑफ एन स्क्वायर 4 कॉमन ले लिया, समेशन ऑफ 2n और समेशन ऑफ 1 से लेके 16 तक। समेशन ऑफ एन स्क्वायर जानते हैं nn+1 2n+1/6, समेशन ऑफ एन जानते हैं nn+1/2, समेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा n, इसका समेशन n नहीं मतलब कितने टर्म्स है 1 से लेके 16 तक, तो इसका समेशन हो जाएगा 16। ठीक है, कैलकुलेट कर लो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। 28 में हम देखें तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, देन द इनवर्स ऑफ दिस, ओके 1 0 1 1 1 2 0 1 1 3 0 1 एंड सो ऑन 1 0 n minus 1 1, ये किसके इक्वल है 1 78 0 1 के इक्वल है, देन द इनवर्स ऑफ 1 0 n 1 इज, ओके ठीक है भाई। 2 क्रॉस 2 का इनवर्स हम जानते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कितना है 1, तो इसका इनवर्स, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब इसको हमने a लिया तो इसका इनवर्स हो जाएगा इसका एडजॉइंट, तो 1 का कोफैक्टर 1, n का कोफैक्टर 0, तो उसको यहीं लिखेंगे, 0 का कोफैक्टर -n, तो उसको मतलब ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं, तो ये आपका इनवर्स हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका 1 है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो हमें n निकालना, n आ गया तो हमारा आंसर आ गया। अब इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मल्टीप्लीकेशन रो बाय कॉलम होता है मैट्रिक्स में, तो 1 1 1 0, तो ये हो गया 1, इधर हो गया 2 + 1, इधर 0, इधर 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करूं मैं तो इधर क्या होगा 1 0, ये तो सेम रहेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हुआ तो 2 + 1 + 3, तो इधर ये ऐड होता जा रहा है, तो आप बाकी सब मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें क्या होंगे कि ये वाले जो एलिमेंट है वो आपका ऐड होता जा रहा है कहां तक n-1 तक, तो ये हो जाएगा 1 0 1, यहाँ पे कितने टर्म्स है n-1, तो इसका समेशन हो जाएगा n+1/2, एंड इसको यदि मैं इससे इक्वेट करूं तो ये आपका 78 के बराबर होना चाहिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, n² - n माइनस 16 156, तो इसके फैक्टर हो गए 78 है ना, 39, तो ये लिखा हुआ है 39 × 2 और ये हो जाएगा, इसको यदि देखें तो 39 × 2 × 2 और ये लिखा हुआ है 13 तो 12, ओके फैक्टर आ गया इसका n² - 13n + 12n - 156, तो n = 13 and -12 रिजेक्ट करेंगे तो n आपका आ गया 13, ठीक है, तो n 13 आ गया तो आपका इनवर्स आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, ओके 29 में देखो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और आपसे n की वैल्यू पूछी गई है, ओके देखो तो सिग्मा का स्क्वायर हम जानते हैं वो क्या होता है, समेशन ऑफ xi² डिवाइडेड बाय n माइनस उसका मीन का स्क्वायर, ये होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, समेशन ऑफ xi² दे रखा है 20 डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ xi दे रखा है आपको, समेशन ऑफ xi² दे रखा है 100, समेशन ऑफ xi दे रखा है 20, तो 20 बाय n का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है हमें, तो हमें n निकालना है, तो ये हो गया 2² दैट इज 4, इसको हमने सॉल्व किया तो इधर आ जाएगा 4, चलो एक बार लिख लेते हैं 100 बाय n माइनस 400 डिवाइडेड बाय n², 4 से इसको हटाया तो ये हो जाएगा n², इधर हो जाएगा 25n माइनस 100, तो n² - 25n + 100, इसके फैक्टर्स है 20 × 5 = 100, तो 20 और 5, तो n की वैल्यूज आ गई 20 and 5, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन of this paper is question 30, if p and negation of r, ये एंड है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, नेगेशन p
और Q ये यदि फॉल्स है देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P Q R रिस्पेक्टिवली। तो इसको हमें ऑप्शन से जाना है। पहला ऑप्शन है कि P Q R को ट्रू फॉल्स फॉल्स बोल रहा है ना। तो P आपका यदि ट्रू है एंड R फॉल्स दे रखा है तो इसका नेगेशन क्या हो गया, ट्रू। इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P मतलब ट्रू था तो ये क्या हो गया फॉल्स, और Q आपका फॉल्स दे रखा है तो फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, ये हो गया ट्रू। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है आपका, ये फॉल्स। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट आ गया। ये नहीं आता तो दूसरा हम चेक करते हैं। और इसका एक और तरीका है कि आप ट्रूथ टेबल बना लो, पर ट्रूथ टेबल बनाने से अच्छा है कि ये ऑप्शन चेक करना कंपैरेटिवली आसान है। ओके, सो दिस इज योर FST 12 पेपर नंबर 1।